हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नोरसेट 9 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप पहले भी नोरसेट 9 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी भी सफिशिएंट टाइम है। लास्ट 60 डेज़ में आप कैसे स्मार्ट स्टडी करें ताकि आप लोगों का नोरसेट 9 क्रैक हो सके। किसी भी चीज़ के सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास अपना टारगेट डिसाइडेड होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन सा रास्ता हमें फॉलो करना है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो अभी हमारे पास टारगेट डिसाइडेड है हमारा कि नोरसेट जो 9 का एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारे पास क्या रहा है, अपना टारगेट। अब इस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन 60 डेज़ के अंदर। तो इन 60 डेज़ के अंदर हमें टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा मतलब एक ऐसे तरीके से हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि हमारा जो सिलेक्शन है वो नोरसेट 9 के अंदर हो जाए। तो सबसे पहले हमें इस नोरसेट 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो होता है प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारे पास क्या है, नोरसेट 9 है। नोरसेट 9 हमारे पास क्या है, अपना टारगेट है। इस टारगेट को हम कैसे अचीव करें, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। जितनी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग्स हैं हम उन्हीं के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्मार्टली नोरसेट 9 के एग्ज़ाम को हम करेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं एक सही तरीके से आप स्टडी करके। तो टारगेट हमारे पास नोरसेट 9 है। 9 नोरसेट जो है उसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक प्री का एग्ज़ाम होता है और एक मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है अभी हमारा क्या है, प्री का एग्ज़ाम, जो कि कब होने वाला है, सितंबर के अंदर हमारा प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हमें हमारे टारगेट के बारे में पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स होने वाली हैं, क्वेश्चंस किस पैटर्न में आएंगे। तो चलो सबसे पहले हम वो बेसिक थिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं कि नोरसेट जो 9 है, प्री का एग्ज़ाम, जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है आपका सितंबर के अंदर, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बात करें क्वेश्चंस की, तो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से 80 तो क्या होते हैं बच्चों, नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, बचे हुए जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हमें दोनों पे फोकस करना पड़ेगा नोरसेट 9 को करेक्ट करने के लिए, नर्सिंग के एग्ज़ाम को भी और किसको, नॉन नर्सिंग के एग्ज़ाम को। ठीक है, तो दोनों को हम क्रैक करेंगे तभी हमारा क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, मेजरली हमें नर्सिंग पे फोकस करना है और उसके साथ साथ हमें नॉन नर्सिंग पे भी फोकस करना है। चलो बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, ये कितने सेक्शंस में आते हैं, 5 सेक्शंस में मिलेंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इन 5 सेक्शंस के लिए जो टाइम लिमिटेशंस होती है वो बाउंडेशन होती है, टाइम की बाउंडेशन होती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सेक्शन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और सेकंड जो सेक्शन होता है, नेक्स्ट सेक्शन, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। आप दोबारा से पहले सेक्शन पे नहीं जा सकते। तो आपको जो टाइम लिमिटेशन है उसी के अंदर ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अब वो कैसे प्रैक्टिस आएगी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये प्रैक्टिस भी हमें कैसे करनी है। तो चलो 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं। ईच सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को हमें 18 मिनट्स में क्या करना होता है, अटैम्प्ट करना होता है। तो 20 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 18 मिनट्स होती है, उसी में हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बात करें अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब एम्स का एग्ज़ाम है, एम्स जो क्या है, हमारा ड्रीम होता है कि हम एम्स में जॉब करें। तो वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम का एक लेवल होता है और उस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग में क्या होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि प्री का एग्ज़ाम है मतलब ईजी ही आता है, नहीं, प्री के एग्ज़ाम के लिए भी आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तभी आप प्री के एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। प्री के एग्ज़ाम को सिलेक्ट करने के बाद ही आप मेंस के एग्ज़ाम तक पहुंच सकते हैं।
तो चलो अब हमारे पास हमारा टारगेट डिसाइडेड है कि नोट सेट जो 9 है वो हमें करेक्ट करना है। हमारे पास हमें पता भी है कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हमें कितनी मिनट में हमें अटेम्प्ट करना है, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, एक स्मार्ट तरीका यूज़ करना है, एक पाथ यूज़ करना है, एक एक्यूरेट जो पाथ होता है कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, राइट पाथ, उसकी हम बात करते हैं कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे हम स्टडी करें। तो राइट पाथ की बात करें तो हमारे पास जो ये टारगेट है नोट सेट 9, इसके लिए हमारे पास अभी बच्चों लगभग 60 दिन बचे। कितने दिन बचे? 60 डेज बचे। इन 60 डेज के अंदर ही हमें क्या करना है, सारी प्रिपरेशन करनी है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, जॉब में सिलेक्शन ले सकें, गवर्नमेंट जॉब को हम अचीव कर सकें। तो इन 60 डेज के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, आपके पास 60 डेज हैं, मतलब अभी भी आपको जो जुलाई है इसके 20 डेज आपके पास लेफ्ट है। 20 डेज किसके लेफ्ट है? जुलाई की। अभी से आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ही हम बाकी बच्चों से पीछे होते जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन में क्या है, इतनी कंपटीशन है कि आप अगर एक दिन भी आप अपनी पढ़ाई मिस कर रहे हैं तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे चले जाते हैं। और सिलेक्शन के लिए मेहनत लगातार करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी को बना के रखना पड़ता है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, किसी भी सिलेक्शन के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, हार्ड वर्क होता है, कंसिस्टेंसी होता है, फोकस और डिसिप्लिन, ये कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो आपके पास 20 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, पूरा आपके पास अगस्त का मंथ है, उसके बाद आप लगभग 10 डेज, लगभग आपके पास 10 डेज जो होते हैं सितंबर मंथ के। तो अप्रोक्सीमेट 60 डेज आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। तो अब इन 60 डेज के अंदर हम इन मंथ्स में कैसे स्टडी करें, कैसे स्मार्टली स्टडी करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। मेहनत सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए थोड़ा स्मार्टली हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हम उस सिलेक्शन को ईजी बना सकें। ठीक है, वहाँ पे अपने टारगेट तक हम ईजिली पहुँच सकें। तो चलो डिस्कस करते हैं हम मंथ के अकॉर्डिंग हमें कैसे स्टडी करना है और कैसे हम उसको रीड करके कैसे ईजिली हम उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। कभी भी ओवरबर्डन फील नहीं करना होता, हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में हम स्टडी करते हैं तो सारी चीज़ें हमें याद भी होती हैं और हमारा सिलेक्शन भी ईजी हो जाता है। तो चलो बात करते हैं कि जुलाई के मंथ में हमें कैसे स्टार्ट करना है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है अपनी स्टडी नोट सेट 9 के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, पहले भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के पास अब आपका टाइम है कि आप थ्योरी को कम्प्लीटली रिवाइज करें। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट MCQs पे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाते हैं, फिर उनकी ये प्रॉब्लम फेस होती है कि मैम हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आती, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको हम नहीं समझ पाते। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो थ्योरी बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप क्वेश्चंस पे जाएं। तो सबसे पहले अभी आपके पास इस मंथ में क्या करना है, जुलाई के जो बचे हुए 20 दिन हैं, ठीक है, बचे हुए जो 20 दिन है जुलाई के, उसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट थ्योरी करनी है। कंप्लीट थ्योरी के अंदर भी बात करें तो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब हर एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल होती है, MSN होता है, पीड्स होता है, OBG होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, कम्युनिटी। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मेजर सब्जेक्ट्स पे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, थियरी जब आप कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे टॉपिक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार क्या पूछे जाते हैं, नोट सेट के एग्ज़ाम में, एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप उस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने पहले कोचिंग ले रखी है तो उनके पास नोट्स होंगे, तो वहाँ से अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास नोट्स भी नहीं हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट्स को थ्योरी कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों के पास इतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं है कि आप नोट्स खुद से बनाएं, उसके बाद आप तैयारी करें।
अभी रिवीजन का टाइम है, सिर्फ 2 मंथ्स आपके पास लेफ्ट है, तो उन 2 मंथ्स के अंदर आपको स्मार्टली स्टडी करनी है। अगर आप नोट्स बनाने बैठ गए तो आपका क्या है, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बुक सजेस्ट करती हूँ जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिशन परिचारिका की जो वॉल्यूम 2 है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए हैं और रिसेंटली जो नोट सेट्स में क्वेश्चंस आए हुए उनको भी ऐड किया है। तो अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है, कहीं कोचिंग नहीं ली है, तो आप इस बुक को रीड करके अपनी जो थ्योरी बेसिस है उसको क्लियर कर सकते हैं। इस बुक को आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट में बाय करने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। कूपन कोड मैं आप लोगों को लिख के दे देती हूँ, संगीता 05। इस कूपन कोड को आप यूज़ करके इस बुक को एक्स्ट्रा डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। इसके अलावा PR यादव की जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर भी थ्योरी दी हुई है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा एंक्लेक्स की बुक है, उसके अंदर भी थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अगर आप लोगों के पास ये बुक है, एंक्लेक्स की बुक है, तो बाकी बुक्स की आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये बुक्स नहीं है, एंक्लेक्स की बुक नहीं, तो आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। बुक्स थोड़ी महंगी पड़ती है, बट बुक्स को अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको इमेजेस होते हैं, ठीक है, जो रेड बॉक्सेस होते हैं, वो सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब हाईलाइटेड होते हैं, तो आपको ईजिली होता है समझने में। तो अगर आप बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं तो बुक्स बाय करें, नहीं तो आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। तो ये तीनों जो बुक्स हैं इनसे आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हर एग्ज़ाम के कुछ टॉपिक्स फेवरेट होते हैं, ऐसे ही नोट सेट के एग्ज़ाम्स में भी कुछ टॉपिक्स बहुत फेवरेट हैं जहाँ से क्वेश्चंस घुमा के आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सेम क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक सेम हो सकता है, बट क्वेश्चंस का क्या होता है, जो लेवल होता है, जो द वे द क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमें टॉपिक क्लियर होगा तो जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए हमें। अगर टॉपिक क्लियर है हमारा तो MCQ जो है उसको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो कहीं भी हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएंगे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उन पे आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, रिवीजन करना है और फोकस करना है उन पे। स्पेशल टॉपिक्स पे आपको मेजरली फोकस करना है। अब हर स्टूडेंट्स के कुछ वीक टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट्स जो है वो हर टॉपिक्स में परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ नहीं आता है। हमारे कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ वीक टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो हमें पता है कि हमारे कौन से वीक टॉपिक्स हैं। तो जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उन पे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मोर टाइम देना चाहिए वीक टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ों को हम ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, हमारे थ्योरी बेस को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास नोट्स हैं पहले से तो डैट इज़ वेल एंड गुड, आप वहीं से रिवाइज करें, मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाएं। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाएंगे तो वहाँ पे होना कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। हमेशा जो आपके पास चीज़ है आप उस पर फेथ कीजिए और उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल चीज़ों को पढ़ने की बजाय अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कंप्लीट अपनी थ्योरी को अच्छे से समझें, उसी के बाद आपको क्वेश्चंस पे जाना है। तो जुलाई का जो आपके पास 20 दिन है मंथ के, उसमें आपको अच्छे से सफिशिएंट टाइम देना है। अब आपके पास क्या समय आ चुका है, 60 डेज है, तो इसमें आपको जितना हो सके पूरा टाइम आपको स्टडी को देना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी थ्योरी बेस को क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारी थ्योरी क्लियर हो चुकी है, हमने अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो है इस टाइम में रिवीजन हो जाएगा। अब हमारे पास अगस्त का जो है कंप्लीट मंथ हमारे पास है, अगस्त का तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट मंथ है। तो अब हमारी थ्योरी क्लियर हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट जो 10 डेज है अगस्त के, वहाँ पे आप क्या करो, क्वेश्चंस को MCQ को सोल्व करो। अब क्वेश्चंस को भी सोल्व करने की भी एक टेक्निक होती है। हमेशा आप डायरेक्ट अगर एंक्लेक्स पे जा रहे हैं, मौसमी पे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो आप क्या करें, बेसिक बुक से स्टार्टिंग करें। ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट बुक्स पे जा सकते हैं। तो आपको MCQ सोल्व करने के लिए आप PR यादव से सोल्व कर सकते हैं, टारगेट हाई से सोल्व कर सकते हैं। वहां से आप क्या करें, क्वेश्चंस को सोल्व करें।
इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है वीक टॉपिक है, कोई टॉपिक ऐसा है वीक टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर पा रहे, तो आपको उनको क्या करना है, दोबारा रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार थ्योरी कर ली, नहीं हो रहा तो आप उस चीज़ को रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी कर ली तो दोबारा उसको नहीं करना, उसका रिवीजन तो आपको करते रहना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हार्ड चीज़ आ रही है, तो आप उसको क्या करें, रिवाइज करें, उसके बाद दोबारा से उसके क्वेश्चन सोल्व करें, तो वो टॉपिक आपको वहीं पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 20 डेज में हमें क्या करना है अगस्त के। अब आप क्वेश्चन जो है बेसिक बुक से आप सोल्व कर चुके हैं एमसीक्यू, तो अब आप लोगों को जो एमसीक्यू सोल्व करने के लिए कहाँ तक जाना चाहिए, टारगेट हाई अगर आप पहले सोल्व कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट 10 डेज में आप टारगेट हाई भी सोल्व कर चुके हैं, अगर आप नहीं कर चुके हैं तो टारगेट हाई के क्वेश्चन सोल्व करें, आप एंक्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करें, मौसमी के क्वेश्चन सोल्व करें। सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चन सोल्व करें, बस जस्ट राइट ऑप्शन देखें आप, नहीं, आप उसके जितने भी आसपास के पॉइंट्स होते हैं हमेशा उनको भी लेके चलें, तभी आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व करने के फायदे। अब जब आप इस अगस्त के मंथ में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें अपनी जो कमजोरियां हैं वो भी हमें पता लग जाता है कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस हम सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उन टॉपिक्स को अलग से लिख लेना है, वीक टॉपिक्स को अपना लिखो, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स आपने थ्योरी की तब आपको पता चला कि मुझे क्या चीज़ें बाद में रिवाइज करनी है। लिखने का क्या फ़ायदा है, लास्ट टाइम पे आपको पता रहेगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है। चलो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपके वीक टॉपिक्स आपको पता लगेंगे, तो उन वीक टॉपिक्स को क्या करो, राइट डाउन कर लीजिए सेपरेटली, ताकि आप लास्ट टाइम में क्या कर सकें, रिविजन कर सकें। तो अगस्त के मंथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली क्या करना है, ख़त्म करना है। सारे जो क्वेश्चंस हैं विद थियरी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास अगस्त के बाद बचे हैं सिर्फ 10 दिन, बचे हैं सिर्फ 10 दिन सितंबर के लास्ट 10 डेज, ठीक है। 10 दिन आप लगा के चलें, 1-2 दिन क्या हो जाते हैं इधर उधर वेस्ट भी हो जाए, तो हम 10 दिन का एस्टिमेशन लगा के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपकी कमजोरी रह गई थी, वीक एंड इम्पोर्टेंट, एक तो आपकी जो कमी है जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। अब क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चों आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, क्वेश्चंस भी आपने सोल्व करे, तो आपके डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें सब कुछ आता है बट एग्ज़ाम हॉल में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो पूरा ही नहीं हो पाता। और अब तो टाइम बाउंडेशन है आप लोगों के पास कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या होता है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, स्पीड नहीं होती है, तो हमारे क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सारे अटेम्प्ट हो जाएं। तो मॉक टेस्ट दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लास्ट 10 दिन में नहीं, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो PYQ भी करने हैं, PYQ भी आपको साथ के साथ करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी की होती है, एक ऐसी चाबी होती है जो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा टारगेट है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। उसके साथ साथ अब नॉन नर्सिंग के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, नॉन नर्सिंग के भी क्या आते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसको भी हम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। नॉन नर्सिंग भी जरूरी है सिलेक्शन के लिए, नर्सिंग तो कर देंगे सभी बच्चे, नॉन नर्सिंग, तो नॉन नर्सिंग के लिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बुक्स हैं, PR यादव की भी आती है नॉन नर्सिंग की बुक्स, और मिशन की भी बुक्स आती है नॉन नर्सिंग की। तो आप दोनों बुक से आप नॉन नर्सिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक्स्ट सब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आप रीड कर सकते हैं।
उसके बाद आप नोटसेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, कई बार वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप एटलीस्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी आप एक बार देख के जाएं, ताकि आपको इमेज जो है एग्जाम में नई ना लगे, आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएं। तो ये कुछ बेसिक एक स्मार्ट तरीका था, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे जिनको हम फॉलो करके सिलेक्शन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्शन को अचीव करने के लिए हमेशा एक तरीका होता है, और वो सही जो पाथ होता है, सही तरीका होता है, उसको फॉलो करके ही हम वो जो हमारा टारगेट होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करके, इस मेथड को आप फॉलो करके आप नोटसेट 9 के सिलेक्शन को ईजी बना सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो आपको सिलेक्शन में, आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपको वो चीज़ जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस चीज़ का भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई जो है एक डायरेक्शन जो है, एक सॉल्यूशन है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस होगी, तो उस प्रॉब्लम का भी हर चीज़ का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इस मेथड को, इस पाथ को आप फॉलो करके इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी थियोरी को कितने आवर्स की स्टडी करके हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इन 2 मंथ्स के अंदर हम गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी स्टडी में आप कंटिन्यूटी रखें। अभी आपके पास टाइम है कि जो आपने ड्रीम सोचा है, ठीक है, एम्स हर बच्चे का ड्रीम होता है, तो जो आपने सोचा है उस ड्रीम को आप अचीव कर सकें, उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट, हमेशा बोलती हूँ, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मेहनत हमें करनी पड़ती है अपने एम को अचीव करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।